हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक इग्नू। आज की वीडियो में हम MZO 007 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके ब्लॉक 1 के होंगे। बेसिकली ब्लॉक 2 का भी वीडियो आपको बहुत जल्द इसी चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और जो ये वाला जो सब्जेक्ट है आपका, यानी कि MZO 007 जो सब्जेक्ट है, ये आपके बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनसे थोड़ा कंपैरिजन अगर हम करके देखें तो ये वाला जो सब्जेक्ट है ये आपका थोड़ा ईजी है। वाई? बिकॉज आपने जो कॉन्सेप्ट्स आपको इसमें पढ़ने हैं वो आपको पहले से पता होंगे। पॉपुलेशन क्या होती है, पॉपुलेशन डायनामिक्स क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे होती है, जे शेप्ड, एस शेप्ड, कर्व्ड। सो ये सारी चीज़ें इसमें आपको पढ़नी रहेंगी। अगर आप स्ट्रैटेजिकली प्रिपरेशन करके जाएं इस सब्जेक्ट की तो आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स इसमें आ सकते हैं। अगर आप लोगों ने MZO 006 की प्रिपरेशन इस चैनल से की थी तो आपको पता होगा डायरेक्ट क्वेश्चन आपके वीडियो से आए हैं। इनफैक्ट 30+ मार्क्स का तो आपके गेस्ट पेपर से ही आपको मिल गया है। अगर आपने गेस्ट पेपर भी ढंग से किया होगा तो आपके इस पेपर में काफ़ी अच्छे मार्क्स आए होंगे। यही पूरी कोशिश रहेगी आपका MZO 007 का पेपर भी काफ़ी अच्छा जाए। ब्लॉक 1 आप अभी इस वीडियो से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ब्लॉक 2 भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस। 4 चैप्टर्स हैं ब्लॉक 1 में, चारों चैप्टर इसमें कवर्ड हैं। वन मोर थिंग, आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो वीडियोस देखते हैं लेकिन ना तो सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, ना लाइक करते हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक ऑल्सो। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा बट इट जस्ट मोटिवेट मी टू ब्रिंग मोर सच इंटरेक्टिव कंटेंट फॉर यू पीपल। अगर अच्छी लग रही है सो प्लीज़ लाइक द वीडियोज़ एंड लेट्स सी यूनिट 1 विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। सो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, व्हाट इज एन इकोसिस्टम। हमें क्या करना है, इकोसिस्टम के बारे में बताना है। इकोसिस्टम से जितना भी कंटेंट आपको जानने के लिए ज़रूरी है वो सारा मैंने इन वीडियोस में डाल दिया है। सो लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम हमारा क्या होता है, द इकोसिस्टम इज अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी ऑफ abiotic environment which unites to form a single interactive system। So हमारा क्या है ना, बायोलॉजिकल कम्युनिटी एंड एबायोटिक कम्युनिटी जब इंटरेक्ट करके एक सिंगल सिस्टम बनाती है उसको हम क्या बोलते हैं, इको सिस्टम। सो दिस इज द डिफिनेशन ऑफ इको सिस्टम। नेक्स्ट, अब हमारे इसमें कुछ कंपोनेंट होते हैं हमारे इकोसिस्टम के, दैट इज बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट में आपके लिविंग थिंग्स आते हैं और एबायोटिक कंपोनेंट में आपके जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हो गई, जैसे कि एयर, लैंड, वाटर, ये सारी जो भी चीज़ें हैं वो हमारी एबायोटिक कंपोनेंट्स में कवर होंगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसलिए ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट एंड आउटपुट इकोसिस्टम कैन बी क्लासिफाइड एज क्लोज्ड इकोसिस्टम एंड ओपन इकोसिस्टम। सो बेस्ड ऑन द इनपुट, इनपुट मतलब जो चीज़ रिसीव हो रही है, आ रही है हमारे पास, इनफ्लो हो रही है, तो उसके बेसिस पे हमने इसको ओपन एंड क्लोज में डाला हुआ है। जब कोई भी इकोसिस्टम रिसीव करता है इनपुट फ्रॉम द सराउंडिंग दैन इट इज़ नोन एज ओपन इकोसिस्टम। एंड जब कोई भी इकोसिस्टम विदाउट इनपुट के सस्टेन करे दैन इट इज़ क्लोज्ड इकोसिस्टम। बाहर वाली चीज़ों से उसका कोई लेना देना नहीं है, देन उस इकोसिस्टम को हम बोलते हैं क्लोज इको सिस्टम। नाउ नेक्स्ट, इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। अगर अर्थ हमारी, हम बात करें न्यूट्रिएंट्स और मिनरल एक्सचेंज से, तो अर्थ हमारी क्या है, क्लोज्ड इकोसिस्टम है, क्योंकि कोई भी चीज़ इससे बाहर नहीं जाती है सिस्टम से, जो भी चीज़ जाती हैं वो वापस आती हैं। बट अगर गैसेस के एक्सचेंज के रिगार्ड में मैं बात करूँ सो आवर अर्थ इज एन ओपन सिस्टम। ठीक है, वी विल सी दिस इन डिटेल एज वेल जब हम साइकिल्स पढ़ेंगे, न्यूट्रिएंट साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल। जो थर्ड चैप्टर है ना वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड चैप्टर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि थर्ड चैप्टर से एटलीस्ट एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा लाइफ साइकिल्स का, सो वो आप ज़रूर करके जाइएगा। ठीक है, देखेंगे हम आगे उसको। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बताना है कि जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इकोसिस्टम की, आई होप दिस इज विजिबल टू यू क्योंकि कुछ इसमें ग्लिचेस हैं। यस, डिस्क्राइब द 4 फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर्ड बाय द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं प्लस एग्जाम्पल्स देते हुए हमें ये क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करना है। बेसिकली इकोसिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स का क्वेश्चन है ये, इकोसिस्टम की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वी हैव टू बताना है इसमें। पहले हमारे 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि फंडामेंटल है, जिनके बिना कोई भी इकोसिस्टम सस्टेन ही नहीं कर सकता। पहली सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी इकोसिस्टम की, दैट इज एनर्जी फ्लो। किसी भी इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो ज़रूर होता है। एनर्जी फ्लो रिलायज ऑन अ कॉन्टिन्यूस इनपुट ऑफ
एनर्जी प्राइमरली फ्रॉम द सन। ठीक है, सो ये हमारा क्या है, इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं हम इकोसिस्टम में फ्लो कैसे होता है। बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि जो एनर्जी का फ्लो होता है वो होता है हमारा यूनी डायरेक्शनल। ठीक है, तो यूनी डायरेक्शनल फ्लो हमारा होता है इकोसिस्टम में एनर्जी का। आगे जाके इसको डिटेल में भी पढ़ना है, जब आप उसमें साइकिल्स में और पैरामिड्स वाले क्वेश्चंस देखेंगे तो उसमें भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी ये। सो पहला पॉइंट है हमारा एनर्जी फ्लो का, जो प्रोड्यूसर्स कैप्चर करते हैं। सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, प्रोड्यूसर्स उसको कैप्चर करते हैं और फिर आगे ऑर्गेनिजम्स में ये पास ऑन होती रहती है एनर्जी। इसका आपको एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। इन एन ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ग्रासेस क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं सनलाइट को और फिर देन उसको पास करती हैं टू प्राइमरी कंज्यूमर्स एंड देन सेकेंडरी कंज्यूमर एंड सो ऑन। सो ये हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर खत्म होता है। नेक्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में या न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में। सो इसको आप बायोजियोकेमिकल साइकिल के नाम से भी जानेंगे। आगे ये क्वेश्चन भी है आपका कि डिफरेंस क्या होता है, दो साइकिल आपको पढ़नी रहेंगी, देखते हैं हम थर्ड चैप्टर में। तो ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा कि इकोसिस्टम में कोई भी चीज़ अगर जारी है तो वो हमारी रिसाइकल होनी बहुत ज़रूरी है टू मेक इट लॉन्ग टर्म एंड सस्टेनेबिलिटी मेंटेन करने के लिए। ठीक है, जैसे हमारे जो एलिमेंट्स हैं जो बहुत एसेंशियल है किसी भी इकोसिस्टम को सेल्फ सस्टेन बनाने के लिए, कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड वाटर, इनकी रिसाइकलिंग क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है टू सस्टेन एन इकोसिस्टम। फॉर एग्जाम्पल अगर फॉरेस्ट में हम बात करें तो डिकम्पोजर्स काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते हैं टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर एंड रिटर्निंग द न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन टू द सॉइल विच आर टेकन अप बाय द प्लांट्स। और प्लांट्स के थ्रू फिर वो प्राइमरी कंज्यूमर्स और देन आगे फूड चेन में पास होते रहते हैं। ठीक है, सो ये न्यूट्रिएंट साइक्लिंग का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हो गया। थर्ड हमारा जो पॉइंट है वो है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर हमारा कोई भी इकोसिस्टम जो है ना वो इंटरेक्शन से बनता है। दो चीज़ों के डेफिनेशन में हमने पढ़ा था। इंटरेक्शन किन किन की कंपोनेंट्स का होगा, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स का। सो इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट से मिलके बना होता है। एबायोटिक में आपको पता है क्या चीज़ें होती हैं, बायोटिक में भी। अगर पॉन्ड का हम एग्जांपल लें, पॉन्ड इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जिसमें बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट दोनों इन्वॉल्व हमारे होंगे। नेक्स्ट हमारा है डायनेमिक स्टेबिलिटी। कोई भी इकोसिस्टम में स्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इकोसिस्टम टेंड्स टू मेंटेन अ बैलेंस। अगर बैलेंस ही बिगड़ गया तो इकोसिस्टम सस्टेन ही नहीं कर पाएगा। सेल्फ रेगुलेटेड होना इकोसिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू होता है। दे कैन एडजस्ट द चेंजेस एंड स्ट्रेस लाइक ड्रॉट, अगर पानी की कमी हो जाती है, पॉपुलेशन शिफ्ट है, तो वो अपने आप को क्या करते हैं, सेल्फ रेगुलेट करें टू सर्टेन लिमिट, अदरवाइज इट कैन कोलैप्स। ठीक है, अगर कोरल रीफ इकोसिस्टम की मैं बात करूं तो अगर एक स्पीशीज बहुत ज़्यादा डोमिनेंट बन जाए तो प्रेडेटर क्या कर जाएंगे, अपने नंबर को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि फूड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा एंड हेल्पिंग रिस्टोर दी बैलेंस। ठीक है, बेसिकली प्रेडेटर अपना बढ़ेंगे नंबर में और उन फिशेस को जो बहुत डोमिनेंट हो गई थी उनको कम करके अपना क्या करेंगे, बैलेंस को रिस्टोर आउट कर देंगे। तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट फीचर था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोसिस्टम में। Now we will see the next question. Describe the different types of food chains giving the suitable examples. Food chains क्या होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं, एग्जाम्पल्स के साथ आपको बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। Now let's see the answer. Food chain describes the route by which energy and nutrients are transferred. बेसिकली हमारे कैसे न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसफ़र हो रहा है उसकी एक चेन जब बन जाती है, एक सीक्वेंस जो होता है हमारे फूड पैटर्न का, उसको हम बोलते हैं फूड चेन। नाउ ये हमारी जो है डिवाइडेड है बेसिकली दो तरह में, दो टाइप्स में डिवाइडेड की गई है फूड चेन, दैट इज ग्रेजिंग फूड चेन एंड डेट्राइटस फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन उस फूड चेन को बोलते हैं जिसमें जो हमारी फूड चेन है ना वो स्टार्ट होती है ग्रीन प्लांट से। तो ग्रीन प्लांट्स हमारे उसका क्या होंगे, सबसे पहला स्टेप होंगे ग्रेजिंग फूड चेन का। अगर वो प्लांट से स्टार्ट हो रही है दैन इट इज़ योर ग्रेजिंग फूड चेन। दीज प्लांट्स आर ईटन अप बाय हर्बीवोर्स और फिर उनको कोई भी प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि हर्बीवोर्स ईट कर लेता है, जैसे कैटल, डियर, इंसेक्ट्स एक्सेट्रा। उस फूड चेन को हम बोलते हैं ग्रेजिंग फूड चेन। एक्वेटिक ग्रेजिंग फूड चेन्स आर यूजुअली लॉन्गर। वाई, क्योंकि उसमें जो है ना हमारे जू प्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन का नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है और सेवरल लेवल्स ऑफ स्मॉल कार्निवोर्स फीड ऑन दैम। इसलिए ये वाली जो फूड चेन होती है ये क्या होती है,
टॉप प्रीडेटर तक पहुँचते पहुँचते बहुत बड़ी हो जाती है। इसी वजह से जो फॉरेस्ट की फूड चेन होती है उससे हमारी एक्वेटिक फूड चेन क्या होती है, थोड़ी लॉन्ग होती है। सो ये हमारी थी बातें ग्रेजिंग फूड चेन के बारे में। नाउ लेट्स सी अबाउट द डेट्राइटस फूड चेन। डेट्राइटस फूड चेन बिगिंस विद द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ये हमेशा डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से ही हमारी क्या होगी, स्टार्ट होगी। उसको हम बोलते हैं डेट्राइटस फूड चेन। Detritus is eaten up by the detrivores, for example earthworm, termites, ant and millipedes। तो ये हमारे क्या हैं, detritus ईट करेंगे और कुछ डिकम्पोजर्स जैसे कि हमारे फंजाई बैक्टीरिया हमारे मटेरियल को क्या कर देंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे, डेड मटेरियल ऑर्गेनिक मटेरियल को, जिसकी वजह से क्या होता है, न्यूट्रिएंट रिलीज्ड ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड रिटर्न टू द सॉइल एंड वाटर। तो जो ये डेट्राइटस फूड चेन होती है हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे न्यूट्रिएंट्स रिसाइकलिंग में। सो ये आपको जो है पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है। दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग, ठीक है, जिसकी वजह से इकोसिस्टम में एक बैलेंस जो है वो मेंटेन्ड रहता है। स्कैवेंजर और सेप्रोफाइट्स भी बोल सकते हैं। जब हमारी ये जो फूड चेन होती है ये हमारा क्या करते हैं, एनवायरनमेंट को क्लीन करने का काम करते हैं। स्कैवेंजर्स लाइक बीटल्स, स्नेल्स, हाइनाज, ये क्या है, ये डेड ऑर्गेनिजम्स पे फीड करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। अगर ये ना हो तो एनवायरनमेंट में बहुत सारी डिजीज का आउटब्रेक हो सकता है। सेप्रोफाइट्स मेनली फंजाई फीड ऑन डेड प्लांट्स मटेरियल। These feeding types forms a supplementary food chains within the ecosystem. So now let's see the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको पता है, आपके क्वेश्चन में एक पैटर्न रहता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दी फॉलोइंग। सो ये क्वेश्चन मैंने उसी पे बेस बनाया है। फूड मैप, ट्रॉपिकल लेवल, बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन। अब कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे ये दोनों सेम है, बट नो, दीज आर नॉट सेम। इन दोनों में डिफरेंस होता है, हम आगे जाके देखेंगे क्या डिफरेंस है। नाउ लेट्स सी वन बाय वन। फूड वेब हमारा क्या होता है, जब हमारी जो फूड चेन्स होती हैं वो क्या हो जाए, एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाएं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर कोई भी एक वन फूड चेन है, ये सेकेंड फूड चेन है एंड ये थर्ड फूड चेन है, और यहाँ पर हमारे कोई भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, ठीक है। सो अगर हमारा इस फूड चेन से कोई भी ऑर्गेनिज्म इस फूड चेन को खाए जो कि इसको खाना था, तो ये क्या हो गई, आपस में इंटरकनेक्टेड हो गई। जब हमारी सारी फूड चेन आपस में क्या हो जाए, इंटरकनेक्टेड, तो वो क्या बना लेती हैं, एक फूड वेब बना लेती हैं। उसी शेयरिंग ऑफ फूड बाय द कंज्यूमर को हम क्या बोलते हैं, फूड वेब, ठीक है। ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है ऑफ इंटरकनेक्टेड या इंटरलिंक्ड फूड चेन, ठीक है। सो दिस इज योर डेफिनेशन ऑफ फूड चेन और फूड वेब। नेक्स्ट आपका है ट्रॉपिक लेवल। हर लेवल ऑफ फूड चेन, अब ये जो लेवल थे ना, ये जो सर्कल से यहाँ दिखाए हुए हैं, ये हर सर्कल क्या है, आपका ट्रॉपिक लेवल है। अब एवरी ट्रॉपिक लेवल रिप्रेजेंट्स द फीडिंग पोजिशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद इन द फूड चेन, दैट इज योर ट्रॉपिक लेवल। अब ट्रॉपिक लेवल को आप एक थोड़े डायग्रामेटिक तरीके से अगर दिखाएंगे पेपर में, तो काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा एग्जामिनर पर। जैसे आप ऐसे एक ट्राइंगल बना के इनकी पोजीशंस दिखा सकते हैं कि नीचे सबसे हमारे क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स, दैन सेकेंडरी, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, एंड सबसे टॉप पर आपके पाए जाते हैं टर्शरी कंज्यूमर्स। तो वही चीज़ इन्होंने ये ग्राफ की फॉर्म में मतलब चार्ट की फॉर्म में बनाई हुई है आपकी बुक में, आप यहाँ से देख सकते हैं। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे प्लांट्स होंगे, सेकेंड पे हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड देन टॉप कार्निवोर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी। तो इस तरह से आप अपने पेपर में ये दिखाकर आ सकते हैं। दिस इज योर डेफिनेशन ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स। नाउ लेट्स सी बायो एक्यूमुलेशन। बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है ना, जब भी कोई भी पेस्टिसाइड या फिर कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस वो क्या हो, हमारे टिश्यूज़ में क्या हो जाए, बिल्ड हो जाए। बिल्ड मतलब इकट्ठा होता रहे, कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस दैट इज़ नॉट यूजफुल फॉर आवर बॉडी, दीज सब्सटेंसेज एंटर फूड चेन। तो ये क्या कर लेते हैं ना, फूड चेन में एंटर कर लेते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है कि फूड चेन में एंटर हो गए हैं ये, ठीक है। अब प्रोड्यूसर्स के थ्रू ही यूजुअली एंटर होंगे, क्योंकि पेस्टिसाइड हम प्लांट्स, क्रॉप वगैरह में ही डालते हैं, ठीक है। तो उनका कंसंट्रेशन क्या होता है ना, हायर ट्रॉपिक लेवल पे बढ़ता चला जाता है एंड दे कैन नॉट बी ईजिली ब्रोकन डाउन। क्यों, क्योंकि इनको ईजिली तो आप तोड़ नहीं सकते हो, तो वो बढ़ता ही रहेगा हर फूड चेन में। ये होता है हमारा बायो एक्यूमुलेशन। अब ये बायोलॉजिकल या फिर बायोमैग्निफिकेशन क्या है, इसको हम बोलते हैं इट इज़ द प्रोसेस इन विच टॉक्सिक सब्सटेंस रिमेन्स इन द body for long period and become increasingly concentrated in the tissues of organism at higher level of the food chain, ठीक है। as these chemical level move from the one tropic level to the next। अब ये क्या है ना, ये higher tropical level में देखा जाता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। we will see this
फॉर एग्जाम्पल सच हार्मफुल सब्सटेंसेज इंक्लूड मर्करी, कॉपर, लेड एंड क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन। अब इसको आप एक एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने जो है ना कोई भी प्लांट लिए हैं, ठीक है, आपने प्लांट्स लिए हैं, प्लांट्स में आपने पेस्टिसाइड्स डाला है, प्लांट्स को आपने ईट कराया है प्राइमरी कंज्यूमर्स पर। अब ये प्राइमरी कंज्यूमर्स को ईट करेंगे हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और सेकेंडरी कंज्यूमर्स को मान लीजिए टर्शरी कंज्यूमर्स ने इंक्रीज करा थी, ईट कराए। अब इन प्लांट्स पर ऑलरेडी क्या था, पेस्टिसाइड डला हुआ था। अब ये पेस्टिसाइड आगे यहाँ पर जा रहा है तो वो क्या होगा, एक्यूमुलेट होगा, यहाँ पर से भी यहाँ पर चला गया, क्योंकि ये ख़त्म तो हो नहीं रहा है, इट कैन नॉट बी ब्रेकन डाउन, ठीक है। सो जब ये टूट ही नहीं रहा है तो टर्शरी वाले लेवल पर भी ये नहीं टूटेगा, और ये क्या कर रहा है, ये बढ़ता चला जाएगा। सो इसको बोल रहे हैं बायोलॉजिकल एक्यूमुलेशन। अब मैग्निफिकेशन हम कैसे बोल रहे हैं, यहाँ पर एक ही प्लांट में जितना आपने पेस्टिसाइड डाला तो वो एक प्लांट पर है, बट जो टर्शरी कंज्यूमर है फॉर एग्जांपल, वो एक ही कंज्यूमर नहीं खाएगा ना। बेसिकली आप एक ही दिन खाना नहीं खाते हो, और एक ही दिन खाने में पेस्टिसाइड नहीं होता। सो आप डेली अगर फूड इनटेक कर रहे हो, डेली फूड इनटेक में आपका जो है केमिकल ही भरा हुआ है, सो वो आपकी बॉडी में क्या करता जाएगा, एक्यूमुलेट करता जाएगा, और जब ये एक्यूमुलेट करता रहेगा तो वो किस में बदल जाएगा, बायोलॉजिकल एक्यूमुलेशन में। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन एंड बायोलॉजिकल एक्यूमुलेशन। बायोलॉजिकल एक्यूमुलेशन में क्या होता है ना, एक फूड चेन से दूसरी फूड चेन में सिर्फ वो ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन बायो एक्यूमुलेशन में क्या होगा, वो क्या हो रहा है, कंसंट्रेट होता जा रहा है, बढ़ रहा है उसका लेवल। दैट इज योर बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। किसी भी चीज़ को आप मैग्नीफाई कर रहे हो, कंसंट्रेशन को क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो। सो दैट इज योर बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। आई होप आपको थोड़ा क्लियरिटी मिली होगी दोनों में क्या डिफरेंस है। फिर भी मैंने यहाँ पे एक टेबल की फॉर्म में सिंप्लीफाई करने के लिए ये डाला हुआ है कि बायो एक्यूमुलेशन तो क्या होगा ना, आपका हार्मफुल सब्सटेंस बिल्डअप विद इन द टिश्यू ऑफ सिंगल ऑर्गेनिज्म, एक ही प्लांट में है ना। लेकिन बायो मैग्निफिकेशन क्या होगा, हाई हार्मफुल सब्सटेंसेस इंक्रीज इन कंसंट्रेशन एट हायर ट्रॉपिक लेवल इन द फूड चेन अकर्स विद इन एन इंडिविजुअल। इसमें क्या होता है, अकर्स अक्रॉस मल्टीपल ट्रॉपिक लेवल ऑफ फूड चेन। इसमें लॉन्ग लास्टिंग सब्सटेंसेस दैट आर नॉट इजली ब्रोकन डाउन, इसमें क्या है ना, ट्रांसफर होगा सब्सटेंसेस का थ्रू द फूड चेन फ्रॉम प्रे टू प्रेडेटर। सो ये सारी चीज़ें हैं, सब्सटेंस तो सेम ही है दोनों में, मरकरी का कंसंट्रेशन और मरकरी का कंसंट्रेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द इकोलॉजिकल पैरामिड्स एंड देयर टाइप। हमें क्या है ना, पैरामिड्स के बारे में बताना है और उनके टाइप्स के बारे में बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी है, लेट्स सी। तो पैरामिड्स क्या होते हैं ना, पैरामिड्स हमारे होंगे ट्रॉपिक स्ट्रक्चर्स को डायग्रामेटिक फॉर्म में दिखाने के लिए लॉजिकल पैरामिड्स को हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अब पैरामिड्स के बेस में हमारा क्या पाया जाएगा, प्रोड्यूसर्स, बॉडी में कंज्यूमर्स, एंड एपेक्स पे हमारे टॉप कार्निवोर्स या टॉप कंज्यूमर्स। तो ये ध्यान रखना है, एपेक्स पे कभी भी प्रोड्यूसर्स आपको लिखकर नहीं आने हैं। इनको 3 टाइप्स के पैरामिड्स में हमने डिवाइड किया गया है, जैसे कि आपके पैरामिड्स ऑफ नंबर, पैरामिड्स ऑफ बायोमास एंड पैरामिड्स ऑफ एनर्जी। अब इनमें कुछ कुछ डिफरेंस है, जैसे पैरामिड्स ऑफ नंबर कैन बी अपराइट, कैन बी इन्वर्टेड। पैरामिड्स ऑफ बायोमास भी अपराइट और इन्वर्टेड हो सकता है, बट एनर्जी का पैरामिड कभी भी आपका इन्वर्टेड नहीं होगा, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में अगर आएगा तो आपको ज़रूर ये लिख कर आना है कि ये हमारा कैसा होता है, 100% अपराइट ही होगा। क्योंकि जो एनर्जी होती है ना, एनर्जी कभी भी बैक साइड नहीं जा सकती। एनर्जी का जो फ्लो होता है वो हमारा कैसा होता है, यूनी डायरेक्शनल। सो यूनी डायरेक्शनल फ्लो की वजह से ये कैसा होता है हमारा, ऑलवेज अपराइट, ठीक है। सो ये दोनों का, तीनों का जो है डिफरेंस है कि ये हमारे कैसे हो सकते हैं, अपराइट और इन्वर्टेड हो सकते हैं दोनों, बट एनर्जी वाला ऑलवेज अपराइट। अब इसमें हम नंबर दिखाते हैं, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स को शो करते हैं। इसमें हम जो है बायोमास दिखाते हैं एट ईच ट्रॉपिक लेवल, और ये अपराइट और इन्वर्टेड क्यों होते हैं उसका मैंने यहाँ पे थोड़ा लिखा हुआ है। अपराइट ये इसलिए है क्योंकि स्मॉल और न्यूमरस प्रोड्यूसर्स हैं हमारे, जब प्रोड्यूसर ज़्यादा होंगे, जिसको हमें कहाँ दिखाना है, सबसे फर्स्ट लेवल पे, तो ये हमारा बेस कैसा हो जाएगा, ब्रॉड बनेगा, इसलिए कैसा है, अपराइट। बट अगर हम कंडीशन उल्टी कर दें कि हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या हैं, बहुत कम हैं, तो हमें प्रोड्यूसर्स को कहाँ दिखाना पड़ेगा, ऐसे नीचे, क्योंकि इनका लेवल क्या है, कम है। तो यहाँ पर जब हम प्रोड्यूसर दिखाएंगे तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, इन्वर्टेड। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियरिटी दे रही होंगी कि आपको ये कैसे करना है। अगर बनाने के लिए आए तो ज़रूर बना कर आइएगा,
काफ़ी अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हैं जितना आप जो है ग्राफ और डायग्राम वगैरह बनाकर आते हैं अपने एग्जाम्स में. सो नाउ लेट्स सी बायोमास में अपराइट और इन्वर्टेड कैसे होंगे. अगर हमारे लार्ज प्रोड्यूसर्स विद मोर बायोमास होंगे तो ये हमारा कैसा होगा, अपराइट. लेकिन अगर हमारे स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं हाई टर्नओवर के साथ तो वो हमारा कैसा हो जाएगा, इन्वर्टेड. ठीक है. एक्वेटिक इकोसिस्टम का जो ग्राफ होता है ना बेसिकली वो हमारा कैसा होता है, यूजुअली इन्वर्टेड होता है. सो ये ध्यान रख लीजिएगा. नेक्स्ट हमारा क्या है, यूनिट 2. यूनिट 1 आप लोगों का ख़त्म होता है. ऑलमोस्ट 20 मिनट्स में आपको यूनिट 1 ऑलरेडी ख़त्म हो गया है. नाउ लेट्स सी यूनिट 2. और जो यूनिट 3 है ना, यूनिट 3 से आपका 1 क्वेश्चन ज़रूर आएगा. यूनिट 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यूनिट 3 से आपका एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा. लाइफ साइकिल जो भी आपके न्यूट्रिएंट साइकिल्स हैं ना उनसे बेस्ड रहेगा. तो उसको ज़रूर देख के जाइएगा, इसी में कवर्ड है. ठीक है. नाउ लेट्स सी energy in ecosystem. What is energy? Energy is the capacity to do work in the ecosystem. The primary source of energy is sun. Ecosystem में primary source of energy क्या है, हमारा sun. ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, उसको कैप्चर करते हैं और फोटोसिंथेसिस के थ्रू उस एनर्जी को क्या कर देते हैं, केमिकल एनर्जी में स्टोर कर देते हैं. सो ये हमारा क्या है, एनर्जी का कॉन्सेप्ट है. फिर ये जो एनर्जी है ये आगे फर्दर ट्रांसफर हो जाती है हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड डिकम्पोजर्स में बाय द फूड चेन. ठीक है. फ्लो ऑफ एनर्जी हमेशा कैसा होता है, यूनिडायरेक्शन. अभी आप लोगों ने देखा ही है. ठीक है. सो यूनिडायरेक्शन होता है, ये आपको ध्यान रखना है. नेक्स्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर होगा एंड फाइनली टू डिकम्पोजर्स. हर लेवल पे ये जो है 10% एनर्जी जो है पहुंच पाती है. 10% लो आपको पता ही होगा कि हर ट्रॉपिक लेवल पर सिर्फ 10% एनर्जी ही जाएगी. मान लीजिए अगर किसी ट्रॉपिक लेवल पर 1000 जो है वो प्रेजेंट है एनर्जी, मान लीजिए प्लांट पर, तो प्लांट को अगर किसी प्राइमरी कंज्यूमर ने लिया है तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ 100 जूल की एनर्जी ही ट्रांसफ़र हो पाएगी एंड सो ऑन. ठीक है. सो दिस इज़ योर 10% लॉ. नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ प्रोडक्टिविटी. डिफरेंस हमें बताना है दोनों प्रोडक्टिविटीज़ का जो इन्होंने पूछा हुआ है, दैट इज़ जीपीपी एंड एनपीपी. ये क्वेश्चन जो है आपका असाइनमेंट में भी दिया हुआ है, मैंने नीचे डाल दिया है असाइनमेंट वाला जो क्वेश्चन था. डिस्टिंग्विश बिटवीन GPP, NPP and NCP. Explain why, एक important question है ये. Explain why young pine plantation has high NPP GPP ratio as compared to mature rainforest. अब हमें प्रोडक्टिविटी पहले हम देख लेते हैं कि प्रोडक्टिविटी ही क्या होती है. ठीक है. फिर हम टाइप्स ऑफ प्रोडक्टिविटी पर जाएंगे. सो द रेट ऑफ प्रोडक्शन ओवर टाइम इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी एंड इट्स यूनिट्स आर ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर. तो ये हमारी क्या है, प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन है कि कितना रेट ऑफ प्रोडक्शन हमारा हो पा रहा है ओवर टाइम पीरियड. ये दो तरह की होती है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी. एनर्जी प्रोडक्शन बाय ग्रीन प्लांट्स उसको हम क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. और जब हमारा जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स के थ्रू कोई भी एनर्जी बनती है तो हम उसको बोलते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी. ठीक है. सो ये दोनों का डिफरेंस है. अब हमें कुछ प्रोडक्टिविटी के टाइप जो पूछे गए हैं उनकी डेफिनेशन देखते हैं. इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपको डिफरेंशिएट की फॉर्म में भी पूछे जा सकते हैं. सो आपको ये अच्छे से करके जाने हैं. नाउ लेट्स सी. जीपीपी हमारा क्या है, द टोटल एनर्जी एक्यूमुलेटेड इन प्लांट्स ड्यूरिंग प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज नोन एज जीपीपी. ग्रॉस मतलब जितनी टोटल आपकी एनर्जी बनी है ना, टोटल एनर्जी है जितना भी प्लांट्स हमारा बना पा रहे हैं, टोटल एनर्जी मेड. एनपीपी हमारा क्या है, एनपीपी में जब आप रेस्पायरेशन को माइनस कर दो, ठीक है, तो उसको आप नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हो. द एनर्जी रिमेनिंग आफ्टर रेस्पायरेशन इज स्टोर्ड एज एन ऑर्गेनिक वाटर इज नोन एज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. इसका फॉर्मूला क्या है, एनपीपी इज इक्वल्स टू जीपीपी माइनस रेस्पायरेटरी लॉसेस. ठीक है. सो ये हमारी क्या है, एनपीपी की डेफिनेशन होगी. अब हमारा बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है एनसीपी का. अभी एनसीपी क्या होती है, जितनी भी नेट एनर्जी हमारी बचे, नेट बेसिकली जो हमारी एनर्जी यूज़ नहीं हो पा रही है हेट्रोट्रॉफ्स के थ्रू, उस एनर्जी को हम बोलते हैं एनसीपी. देखते हैं. द नेट कम्युनिटी प्रोडक्शन, इट इज़ द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर नॉट यूज बाय हेट्रोट्रॉफ. यानी कि इसको आप थोड़ा स्टोर्ड वाली प्रोडक्टिविटी बोल सकते हैं, जो स्टोर्ड है यूज़ में नहीं है. एनसीपी इज इक्वल्स टू एनपीपी माइनस रेस्पायरेटरी लॉसेस बाय द कंज्यूमर. आरसी इज द रेस्पायरेशन रेट ऑफ कंज्यूमर्स. ठीक है. तो इसमें आप एक तरह से ये भी बोल सकते हो
कि अगर आप जीपीपी से क्या निकाल दो, रेस्पिरेटरी लॉसेस माइनस कर दो प्लांट्स के, प्लस एनिमल्स के, ठीक है। सो ये हमारा किसका आंसर दे देगा, हमें एनसीसी का आंसर दे देगा, ठीक है। सो दिस इज योर डेफिनेशन ऑफ एनसीपी। अब ये हमारा क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है नेट एनर्जी गेन और नेट एनर्जी लॉस को इन द इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम स्टेबिलिटी को भी ये बताता है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि इकोसिस्टम कितना स्टेबल है, एक्चुअल में कितनी एनर्जी प्रेजेंट है वो ये बता रहा है, इसलिए ये स्टेबिलिटी के बारे में भी इंडिकेट करता है। अब यंग पाइन प्लांटेशन हैज़ मोर इफेक्टिव इन कन्वर्टिंग कैप्चर्ड एनर्जी इनटू बायोमास, तो इसीलिए उनकी जो हमारी रेट होते हैं वो हमारी क्या होती है, वो लो पाई जाती है। अभी देखते हैं क्या बताना चाह रहे हैं ये। यंग जो पाइन प्लांटेशन होगा ना वो मोर एफिशिएंट है, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ओल्ड एज पीपल इन कन्वर्टिंग कैप्चर्ड एनर्जी इनटू द बायोमास। लेकिन जो मेच्योर रेन फॉरेस्ट है वो मोस्ट ऑफ द एनर्जी किस में जाती है, उनकी मेंटेनेंस में या फिर रेस्पायरेशन में। यही कारण है कि जो यंग प्लांटेशन है उनकी जो एनपीपी और जीपीपी की रेशियो है वो बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू रेन फॉरेस्ट, क्योंकि उनकी जो एफिशिएंसी है वो क्या है, हाई है। सो ये अगर पेपर में आपका आए तो आपको यही लिख करके आना है, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज स्टैंडिंग क्रॉप बायोमास। अब ये स्टैंडिंग क्रॉप बायोमास क्या होता है देखते हैं। स्टैंडिंग क्रॉप बायोमास इज द अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड ऑर्गेनिक मैटर फाउंड इन एन एरिया इन अ गिवन period of time is referred as standing crop biomass. This is all about the standing crop biomass. Now आपकी सेकेंड यूनिट भी खत्म हो जाती है। नाउ लेट्स सी यूनिट 3। यूनिट 3 में आपको बताना है साइक्लिंग ऑफ मटेरियल्स इन द इकोसिस्टम। बेसिकली इसमें से ना आपका, मैंने पहले भी आपको बताया है, ये यूनिट आपको ज़रूर से करके जानी है, क्योंकि इससे आपका एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, ठीक है। कौन सा आएगा वो किसी को नहीं पता, बट एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, ये सबको पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, डिस्टिंग्विश करना है बिटवीन द जियो केमिकल साइकिल्स एंड बायो जियो केमिकल साइकिल्स। नाउ लेट्स सी कि दोनों साइकिल्स में जो है डिफरेंस क्या है। टेबल की फॉर्म में मैंने जो है यहाँ पे ये बनाया हुआ है, इसका आंसर इजी रहेगा आपको याद करने में। नाउ लेट्स सी, पहले तो डेफिनेशन देख लेते हैं। जो बायो जियो केमिकल साइकिल्स होती हैं इनमें होता है हमारा मूवमेंट ऑफ केमिकल एलिमेंट थ्रू नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ। लेकिन जो बायो, इसमें वर्ड ऐड हो गया ना बायो, तो ये बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स और फिजिकल इन्वायरमेंट दोनों में मूवमेंट होगा, यानी कि जो रिसाइकल होगी वो दोनों मूवमेंट के थ्रू जाएगी। इसमें इन्वॉल्वमेंट हमारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा, इसमें हमारा होगा मेन रिजर्वायर। अगर बायोजियोकेमिकल साइकिल के देखें तो रॉक्स, सॉइल, ओशियंस, एटमॉस्फेयर, ये हो गए। अगर बायोजियोकेमिकल के हम रिजर्वायर्स की बात करें तो इसमें हमारे सारे कंपोनेंट्स आएंगे, यानी कि एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड बायोस्फेयर, सारे कंपोनेंट हमारे इसमें इन्वॉल्व होंगे। नेक्स्ट, नेचर ऑफ साइकिल। जो जियोकेमिकल साइकिल होती है वो क्या होती है, स्लो होती है लेकिन लॉन्ग टर्म होगी। ये हमारी बायोजियोकेमिकल क्या होती है, फास्ट होती है बट डायनामिक, इट कैन बी चेंज। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रोसेस इन्वॉल्व हमारे क्या है इसमें। जियोकेमिकल वाली जो साइकिल है उसमें हमारे वेदरिंग, इरोजन, सेडिमेंटेशन, वॉल्केनिक एक्टिविटीज़, इनके थ्रू प्रोसेसेस होते हैं केमिकल रिसाइकलिंग के। लेकिन जियोकेमिकल साइकिल में बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व होंगे, जैसे फोटोसिंथेसिस, रिस्पायरेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन में बैक्टीरियाज रोल प्ले करते हैं, डिकम्पोजिशन वगैरह। सो ये क्या है, प्रोसेसेस इन्वॉल्व। इंपॉर्टेंस इसकी क्या है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिएंट का बैलेंस करने के लिए, केमिकल बैलेंस ऑफ अर्थ क्रस्ट, ये क्या है, न्यूट्रिएंट्स का बैलेंस करने के लिए, विच आर एसेंशियल फॉर लाइफ। टाइम स्केल इसका बहुत लंबा होता है, इसका शॉर्ट टू मीडियम हो सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये जो क्वेश्चन है ये आपको बताना है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बारे में, यानी कि वाटर की साइकिल के बारे में बताना है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बारे में आपको बताना है क्या क्या इवेंट्स होते हैं उसके अंदर, प्लस ह्यूमन एक्टिविटीज़ से कैसे ये साइकिल जो है डिस्टर्ब हो चुकी है, सो उसके बारे में आपको इसमें बताना है। Hydrological cycle is a continuous movement of water between Earth's surface and Earth's atmosphere. Water is the most efficient medium for transport of nutrients and
एसेंशियल फॉर ऑल लाइफ फॉर्म्स। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, वाटर साइकिल का क्या है, बेसिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अबाउट 75% ऑफ आवर सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। ठीक है, 75% अर्थ जो है वो हमारी किससे कवर्ड है, वाटर से। 97 of this is present in ocean and 2% is locked in ice caps and glaciers. So ये water का difference है basically, and 1% exist as usable fresh water. बचपन से पढ़ते आ रहे हो इस डिवीजन को, वही इन्होंने बताया यहाँ पर। कुछ स्टेप्स हैं हमारे वाटर साइकिल में, क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उनको देख लेते हैं एक बार। तो पहला स्टेप हमारा है इवेपोरेशन का। पानी जो है इवेपोरेट होके वाटर बॉडीज से कहाँ जाता है, एटमोसफेयर में, बाय द इफेक्ट ऑफ सोलर हीट। Then फिर this water vapor condenses, cools at the higher altitude and forms cloud. अब cloud formation के बाद of course बारिश आएगी, precipitates, and जब ये heavy हो जाता है और होल्ड करना डिफिकल्ट हो जाता है क्लाउड्स को, तो हमारा क्या होता है, प्रेसिपिटेशन हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्नो, रेन एंड हेल। नेक्स्ट, इनफिल्ट्रेशन एंड ग्राउंड वाटर फॉर्मेशन। अब जब ये वाटर हमारा ग्राउंड पर आता है तो इनफिल्ट्रेशन यानी कि सॉइल में फिल्ट्रेट होते होते कहाँ पे पहुँचते हैं, ग्राउंड में, जिसकी वजह से वाटर टेबल जो होते हैं वो रिचार्ज हो जाती है। एंड देन सरफेस रन ऑफ, जो भी एक्स्ट्रा हमारा वाटर होगा, एक्सेस वाटर फ्लोज एज अ स्ट्रीम्स एंड रिवर एंड फाइनली रिटर्न्स टू द ओशियंस। तो ये हमारी क्या है, दिस इज द कॉन्टिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ वाटर एंड इज नोन एज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। आई होप आपको ये क्लियर हो गई होगी। इम्पैक्ट हमारे क्या हुए हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ के ऑन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। एक्सेसिव विड्रॉल ऑफ फ्रेश वाटर फॉर इरिगेशन एंड इंडस्ट्रीज से ये इम्पैक्ट हो चुकी है। ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, वाटर टेबल जो है वो बहुत नीचे जा चुकी है बिकॉज पॉपुलेशन बढ़ रही है, इरिगेशन एरियाज़ के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट है, लेकिन ग्राउंड वाटर लिमिटेड होने के कारण ये क्या हो रहा है, डिप्लीट होता जा रहा है। सॉल्ट वाटर इंट्रूजन इन कोस्टल रीजन्स ड्यू टू ओवर एक्सट्रैक्शंस, माइनिंग की वजह से भी हमारा क्या है ना, सॉल्ट वाटर इंट्रूजन हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग, अर्बनाइजेशन, रोड कंस्ट्रक्शन इंक्रीजेस सरफेस रन ऑफ। सरफेस रन ऑफ मीन्स वाटर एब्जॉर्ब ही नहीं हो पा रहा है, इन्फिल्ट्रेट ही नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से ग्राउंड तक वो पहुंच ही नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि सारी जो सड़कें हैं वो पक्की हो चुकी हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से भी ये हमारी साइकिल जो है इम्पैक्ट हो चुकी है। इवन जो फ्लैश फ्लड्स का जो कॉज है ना, वो भी कहीं ना कहीं मॉडर्न कंस्ट्रक्शंस ही हैं। जो फ्लैश फ्लड्स के जो केसेस होते हैं कि यहाँ पर बाढ़ आ गई, वहाँ पर बाढ़ आ गई, तो वो भी एक रीज़न बन रहा है इसका। नाउ नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द कार्बन साइकिल विद अ नीट लेबल डायग्राम। कार्बन साइकिल के बारे में आपको बताना है। एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंस दिस, द कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ऑफ एटमॉस्फेयर। लिस्ट 4 नेचुरल वेज by which the carbon returns to the atmosphere. So ये आपको बताना है। Now let's see. Carbon cycle is one of the most important biogeochemical cycle. कार्बन साइकिल जो है ना, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बायोजियोकेमिकल साइकिल है। बायोजियोकेमिकल ध्यान रखिएगा क्योंकि इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी क्या हैं, इन्वॉल्व हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, कार्बन इज द बेसिक एलिमेंट फॉर ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इज एसेंशियल फॉर एनर्जी फिक्सेशन थ्रू द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। वी विल सी कैसे प्लांट्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, कार्बन साइकिल को कार्बन क्या है, रिजेन्यूएट हो पाता है। कार्बन के रिजर्वॉयर्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो एटमॉस्फेयर में ओनली 0.03% की कार्बन है। मेनली जो कि किस तरह से पाई जाती है, CO2 की फॉर्म में पाई जाती है एंड इट इज़ वेरी एक्टिव। और देखिए आप लोग ग्लोबल वार्मिंग के लिए इसी CO2 को ब्लेम करते हो, जो कि कितनी थोड़ी सी मात्रा में प्रेजेंट है, बट स्टिल इट इज़ वेरी हार्मफुल। Other major carbon reservoirs are includes living organisms, dead organic matter in soil, oceans, earth crust, and sediments. Carbon in sediments occurs as elemental carbon, coal, humus, and carbonates, जैसे कि calcium carbonates, fossil fuels were formed mainly during the Carboniferous period, that is 360 to 286 million years of age. तो ये हमारे क्या हैं, कार्बन के रिजर्वायर्स के बारे में बात थी। फेजेस, इसमें 2 फेज होते हैं, एक ऑर्गेनिक फेज और दूसरा इनऑर्गेनिक फेज। ठीक है, कार्बन जो है इन्हीं दोनों फेजेस में से जाती है। अब बात करते हैं कार्बन की साइकिल के बारे में। तो पहला प्रोसेस है हमारा एसिमिलेशन।
एसिमिलेशन मतलब प्लांट्स जो हैं CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू स्टोमेटा एंड कन्वर्ट्स इनटू शुगर। तो प्लांट्स ने एब्जॉर्ब करा और ये ग्लूकोज बना लिया, दैट इज आपका क्या हो गया, एसिमिलेशन हो गया। नेक्स्ट है हमारा कंजप्शन। अब जो ये ग्लूकोज प्लांट्स ने बनाया है ये कार्बन क्या है, आगे जाएगा, कंज्यूम होगा किन के थ्रू, हर्बीवोर्स के थ्रू, कार्निवोर्स के थ्रू, थ्रू देयर फूड चेन्स, एंड फाइनली रेस्पिरेशन का प्रोसेस उनकी बॉडी में भी हो रहा होगा। सो प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स रिलीजेस CO2 बैक टू दी एटमॉस्फेयर। ठीक है, प्लांट्स तो वैसे यहाँ पर CO2 यूज़ करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर एनिमल्स ही हम कह सकते हैं मोस्टली। तो वो क्या करते हैं, CO2 को बैक कर देते हैं एटमॉस्फेयर में। तो ये ग्लूकोज से ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमारा रेस्पिरेशन हुआ और CO2 हमारी एनवायरनमेंट में वापस आ गई। डिकम्पोजिशन एंड मिनरलाइजेशन से भी हमें CO2 वापस मिलती है। जब कोई भी बॉडी का डेड ऑर्गेनिज्म का ब्रेकडाउन करते हैं हमारे डिकम्पोजर्स, तो तब भी हमारा क्या होता है, CO2 का रिलीज होगा। ठीक है, टेम्परेरी रिमूवल ऑफ कार्बन इन स्वैम्प एंड मार्शेस, इनकम्प्लीट डिकम्पोजिशन फॉर्म्स पीट एंड कोल। तो आपने देखा होगा पीट एंड कोल का जो फॉर्मेशन होता है स्वैम्प एंड मार्श एरियाज में, उसमें भी हमारा कार्बन का फॉर्मेशन होगा। इन ओशियन CO2 फॉर्म्स कार्बोनेट्स यूज्ड बाय द ऑर्गेनिजम्स टू मेक शेल्स। सो ये भी एक कार्बन का फॉर्मेशन का एक स्टेप है। ठीक है, सो ये हमारे कुछ अगर नेचुरल वेज आपसे पूछे जाएं पेपर में, जो कि क्वेश्चन आपका टर्मिनल क्वेश्चन में भी है, आपके बुक्स के जो इंडेक्स क्वेश्चन है वहाँ पर दिया हुआ है। सो आपकी सारी वेज जो है ना नेचुरल वेज में अगर पूछेंगे तो वहाँ पर आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, नेचुरल वेज ऑफ कार्बन फॉर्मेशन। नाउ लेट्स सी कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्लोबल वार्मिंग। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्लोबल वार्मिंग का बहुत अच्छा रिलेशनशिप है बेसिकली। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा वो क्या करेगी, हीट को ट्रैप करेगी, और जितना हीट ट्रैप होगा उतना ग्लोबल वार्मिंग यानी कि टेम्परेचर हमारा क्या करता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इफ CO2 लेवल रीचेस 600 ppm parts per million, global temperature may rises by 1.5 to 4.5 degrees Celsius and it will cause melting of ice caps जो कि ऑलरेडी लिमिटेड अमाउंट में है। सी लेवल बढ़ेगा, क्लाइमेट चेंजेस एंड एडवर्स इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर एंड कोस्टल रीजन्स। ठीक है, सो विच इज़ नॉट गुड। तो हमें कार्बन को नहीं बढ़ाना चाहिए, बेसिकली कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए, ताकि ये जो प्रोसेस है वो थोड़ा कर्व डाउन हो। ये एक डायग्राम है, डायग्रामेटिक फॉर्म में भी अगर आप बना पाएँ अपने एग्जाम्स में तो काफ़ी अच्छा रहेगा। इसका डायग्राम है कि यहाँ से हमारा सनलाइट जो है प्लांट्स ने यूज़ किया, एब्जॉर्ब किया, फिर ऑर्गेनिक मैटर जो है आगे इस कैटल ने लिया, जिसने रेस्पिरेशन की फॉर्म में रिलीज़ करा, वेस्ट की फॉर्म में रिलीज़ करा, जो कि डेड ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, फिर उसको डिकम्पोज करके जो है सॉइल में डाल देंगे। कुछ टाइम बाद फॉसिल फॉर्मेशन भी होता है, डैम्प एरियाज में आपने पढ़ा था। ऊपर अगर ये जाएंगे तो फिर हमारे कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज कुछ फैक्ट्री के एमिशन से भी होता है। सो ये सारी जो है साइकिल है, जिसकी वजह से जहाँ पर से वो रिलीज हुई थी वो वहीं पर आ जाती है। ये आपको इस फॉर्म में बना के आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द नाइट्रोजन साइकिल इन डिटेल आउटलाइनिंग इट्स मेन रिजर्वॉयर्स की प्रोसेसेस, जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब ये जो क्वेश्चन है ना ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर करके जाइए। या तो ये साइकिल आ जाएगी या फिर ये जो आपके जो प्रोसेसेस पूछे हुए हैं ना, नाइट्रोजन फिक्सेशन, एसिमिलेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन एंड अमोनिफिकेशन, ये जो 5 प्रोसेसेस है ना, ये पाँचों के पाँचों आपके एक ना एक वो आपसे ज़रूर पूछेंगे, या तो शॉर्ट नोट में पूछ लें या फिर डिफरेंस की फॉर्म में पूछ लें। सो आपको ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना चाहिए, ज़रूर प्रिपेयर करके जाइए इसे। मेन रिजर्वायर से स्टार्ट करते हैं और फिर इसका देखते हैं कैसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने इसको डिस्टर्ब किया हुआ है। मेन रिजर्वायर ऑफ नाइट्रोजन आर एटमॉस्फेयर में ये 78% पाई जाती है नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में, बट इट इज़ इनर्ट। इनर्ट मीन्स इट इज़ नॉट रिएक्टिंग विद एनी अदर कंपाउंड्स। ठीक है, तो इसीलिए इसको इनर्ट बोला हुआ है। अनयूजेबल है, इनर्ट है इसीलिए अनयूजेबल है डायरेक्टली बाय मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसीलिए जो प्लांट्स हैं इसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाते हैं, हालांकि प्लांट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखेंगे हम आगे। सॉइल में पाई जाती है इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम आयन, नाइट्रेट आयन एंड नाइट्राइट आयन्स। वाटर बॉडीज में पाई जाती है जैसे कि एक्वेटिक सिस्टम कंटेन्स डिजॉल्व नाइट्रोजन कंपाउंड्स यूज्ड बाय एल्गी एंड अदर एक्वेटिक प्लांट्स।
बायोमास, जैसे कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें भी जो नाइट्रोजन है उसका काफ़ी अच्छा खासा कंटेंट पाया जाता है। अब कुछ प्रोसेसेस हैं नाइट्रोजन साइकिल के, जिसमें पहला प्रोसेस है हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन इज द प्रोसेस, बेसिकली इट इज़ द कन्वर्जन ऑफ गैसियस नाइट्रोजन टू अमोनिया। वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन से अमोनियम आयन में कन्वर्ट कर देते हैं, या फिर नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अभी आपने ऊपर पढ़ा ना, इट इज़ अकम्प्लिश्ड बाय 3 वेज। या तो आप एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन करा दीजिए, या फिर बायोलॉजिकल फिक्सेशन करा दीजिए, अदरवाइज इंडस्ट्रियल फिक्सेशन। से 3 तरीके से हो सकता है। पर्पस क्या है इसका, अभी आपने पढ़ा, नाइट्रोजन से किस में कन्वर्ट कर देना है, अमोनिया में, एंड अमोनियम आयन विच कैन प्लांट्स यूज। इट इज कैरिड बाय बायोलॉजिकल फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इसको परफॉर्म करते हैं, जैसे कि राइजोबियम, इंपॉर्टेंट, एजेटोबैक्टर जो कि फ्री लिविंग भी है। ये हमारे बायोलॉजिकल फिक्सेशन के कंपोनेंट हैं। अबायोटिक फिक्सेशन, जैसे कि लाइटनिंग के थ्रू भी ये कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे आयंस। इंडस्ट्रियल प्रोसेस, जैसे कि हैबर्स बॉश प्रोसेस। अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो लेग्यूम प्लांट्स जिनमें राइजोबियम नोड्यूल्स के थ्रू हमारा क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्स करता है। नेक्स्ट हमारा है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है, प्लांट जब हमारे नाइट्रेट्स और अमोनियम आयन को क्या कर लें, एब्जॉर्ब कर लें, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन, टू मेक प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एसिमिलेशन बाय द प्लांट्स टू मेक देयर जेनेटिक मटीरियल। सो ये हमारा प्रोसेस होता है जिसमें आयंस का अपटेक हो टू यूटिलाइज ना जेनेटिक मटीरियल। नेक्स्ट प्रोसेस है अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन इज द प्रोसेस of conversion of organic nitrogen into ammonia, ammonium salts is known as ammonification। पर्पस क्या होता है आप लोगों को पता ही है, वही मैंने शॉर्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है। किसके थ्रू होता है ये, डिकम्पोज बैक्टीरिया, फंजाई, रिटर्न्स नाइट्रोजन टू द सॉइल इन अ यूजेबल फॉर्म। अब ये वाली फॉर्म कैसी है, यूजेबल थे ये अनयूजेबल फॉर्म में, लेकिन प्लांट इनको यूजेबल फॉर्म में कर देते हैं। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट स्टेप है। नेक्स्ट है हमारा नाइट्रिफिकेशन। इट इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच अमोनिया इज ऑक्सीडाइज टू नाइट्रेट एंड नाइट्रेट आयंस, ठीक है। अब ये जो है फाइनली हमारा क्या है, अमोनिया ऑक्सीडाइज हो जाता है हमारे नाइट्रेट और नाइट्रेट आयंस में। अब ये कन्वर्जन किस बैक्टीरिया की वजह से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नाइट्रोसोमेनास हमारा कन्वर्ट करेगा अमोनियम आयन टू नाइट्राइट सॉरी, एंड नाइट्रोबैक्टर हमारा करेगा नाइट्राइट टू नाइट्रेट, ठीक है। NO2 नेगेटिव इज योर नाइट्रेट आयन एंड NO3 नेगेटिव इज योर नाइट्रेट आयन। प्लांट प्रेफर्स NO3 नेगेटिव फॉर देयर अपटेक, और प्लांट्स को क्या है ना, नाइट्रेट वाला जो आयन है NO3 नेगेटिव, ये प्लांट जो है प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होगा, नाइट्रेट आयन प्रेजेंट इन द सॉइल आर डिग्रेडेड टू फॉर्म गैसियस नाइट्रोजन अंडर द एक्शन ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन। पर्पस क्या होता है इसका, नाइट्रोजन को बैक कर देना एटमोस्फेयर में। किन की वजह से होता है, एनारोबिक बैक्टीरिया लाइक स्यूडोमोनास, क्लोस्ट्रीडियम, ये बैक्टीरिया जो हैं ये हमारे रोल प्ले करते हैं नाइट्रोजन साइकिल में। कुछ इसके ह्यूमन इम्पैक्ट नाइट्रोजन साइकिल पर हमें पढ़ने हैं, जैसे कि यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स एंड इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन से ये प्रोसेस क्या हो गया है, डिस्टर्ब हो गया है, जिसकी वजह से एक्सेस नाइट्रोजन रन ऑफ लीड्स टू यूट्रोफिकेशन इन वाटर बॉडीज कॉजिंग एल्गल ब्लूम एंड ऑक्सीजन डिप्लीशन, फिश किल्स। फॉसिल फ्यूल का कंबशन से भी हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज हो रहा है, जिसकी वजह से जो है एक्सिड रेन की वजह से हमारा क्लाइमेट क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया है। डिफॉरेस्टेशन से भी ये प्रोसेस अफेक्ट हुआ है, एंड लाइवस्टॉक फार्मिंग प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ एनिमल वेस्ट, जिसमें नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये प्रोसेस जो है ना डिस्टर्ब हो जाता है। ये आप ग्राफिकल फॉर्म में आप बता सकते हो कि कहाँ से हमारा जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होके ख़त्म होता है, ठीक है। ये भी एक डायग्राम आपको आपकी बुक में दिया हुआ है, कहाँ से ये यूज़ होगा, कहाँ पर रिजर्वायर से या फिर वापस जहाँ से यूटिलाइज हुआ था वहीं पर चला जाता है। नेक्स्ट इज योर न्यूट्रिएंट बजट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका न्यूट्रिएंट बजट से रिलेटेड ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम विद एग्जांपल आपको बताना है। डिस्क्राइब न्यूट्रिएंट साइक्लिंग इन ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट फॉरेस्ट, एक्सप्लेन द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स एंड माइक्रोराइजल फंजाई इन न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। तो न्यूट्रिएंट बजट इज द बैलेंस बिटवीन इनपुट एंड losses of the ecosystem. It determines the productivity of forest. Nutrients are present in soil, water, biotic component, etc. So ये हमारा क्या है, एक बजट बोल सकते हो, लेन देन का पूरा हिसाब, बही खाता बोल सकते हो उसको, इन्वायरमेंट का। इनपुट में हमारे क्या होते हैं, इनपुट हमें कैसे मिलेगा इन्वायरमेंट में, वेदरिंग के थ्रू, डिकम्पोजिशन ऑफ डेट्राइटस मैटर के थ्रू, ठीक है, जिसमें हमारा डिकम्पोजिशन जो रोल प्ले करता है वो फंजाई और माइक्रोराइजल के एसोसिएशन से होता है। एक्टोमाइकोराइजा एंड एंडोमाइकोराइजा काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में। सो ये हमारा क्या है, न्यूट्रिएंट का इनपुट के सोर्सेज पढ़ रहे हैं हम अभी। थर्ड प्रोसेस है हमारा, थर्ड जो सोर्स है वो हमारा एटमॉस्फेरिक एंड बायोलॉजिकल फिक्सेशन है। प्रेसिपिटेशन एंड डस्ट डिपोजिशन, लॉस कैसे होता है, प्लांट अपटेक कर लें, प्लांट एब्जॉर्ब कर ले बेसिकली, या लीचिंग के प्रोसेस से, या हार्वेस्टिंग ऑफ ह्यूमन रिमूवल। तो ये हमारे क्या है कि लॉस के कुछ सोर्सेज हैं। अब इक्विलिब्रियम, ये सारी जो चीज़ें हैं ना अनडिस्टर्ब फॉरेस्ट की अगर मैं बात करूँ, सो लॉसेज आर बैलेंस्ड बाय वेदरिंग, डिकम्पोजिशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड प्रेसिपिटेशन। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग इन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के अगर देखा जाए तो फॉरेस्ट में ये सारी चीज़ें क्या हो रही होती हैं, खुद सेल्फ बेसिस पे, सेल्फ रिलायंस। अभी आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूट्रिएंट, तो उसकी वजह से सस्टेनेबल तरीके से ऑलरेडी खुद से चल रहे होते हैं। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में रैपिड साइक्लिंग, न्यूट्रिएंट्स क्विकली मूव फ्रॉम सॉइल टू प्लांट्स। फैक्टर्स प्रमोटिंग रैपिड साइक्लिंग आर वार्म क्लाइमेट, डाइवर्स डिकम्पोजर। सो ये सारी चीज़ें बेसिक हैं, आप लोग जो है रीडिंग करके खुद समझ सकते हैं। टेम्परेट फॉरेस्ट में न्यूट्रिएंट साइक्लिंग जो है वो स्लो हो रही होती है क्योंकि वहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो लो होता है, ठीक है। और सॉइल हमारी क्या होती है, सॉइल्स आर रिचर इन न्यूट्रिएंट्स दैन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ये एक क्वेश्चन भी है कि जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की सॉइल होती है वो क्या होती है, पुअर होती है न्यूट्रिएंट्स में, एंड इट इज़ अनयूजेबल फॉर एग्रीकल्चर। लेकिन इसकी जो प्रोडक्टिविटी है इस इकोसिस्टम की वो हाई होती है, स्टिल जो सॉइल है वो पुअर है। सो ये ध्यान आपको रखना है क्योंकि यूजुअली हम सोचते हैं कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की सॉइल गुड न्यूट्रिएंट वाले कंपोजिशन की होगी, बट ऐसा नहीं है। सो ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ बायोस्फीयर। बायोस्फीयर इज अ पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट। तो बायोस्फीयर अर्थ का वो पार्ट है जहाँ पर हमारी जो है लाइफ क्या है, एग्जिस्ट करती है, इंक्लूडिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इंटरेक्शन विद नॉन लिविंग इन्वायरमेंट। बायोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट में जैसे लिथोस्फीयर आ गया, जो हमारा रॉक से बना हुआ है, सॉइल वगैरह या मेंटल कोर वाला जो पार्ट है वो हमारा लिथोस्फीयर है। नेक्स्ट हमारा एटमॉस्फेयर आएगा। एटमॉस्फेयर में हमारा जो भी गैसेस प्रेजेंट हैं जैसे कि CO2, O2, तो ये सारी हमारी कॉन्स्टिट्यूट करती हैं एटमॉस्फेयर के कंपोनेंट को। नेक्स्ट हाइड्रोस्फीयर, वाटर बॉडीज। बायोटिक कंपोनेंट्स, प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये हमारे सारे कॉन्स्टिट्यूट कर रहे होंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डिफाइन बायोम। What is biome? Biome are the large ecological areas on Earth's surface with distinct climate. इनका क्या है ना, क्लाइमेट क्या होता है, बिल्कुल सबसे अलग होता है, सॉइल, प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो कि अडेप्टेड होते हैं टू स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल कंडीशंस। सो ये इंपॉर्टेंट है आपका बायोम। आपको जो है ना बहुत सारे बायोम की कंडीशंस भी ध्यान रख के जानी है। कोई एक बायोम आपके एग्जाम्स में आ सकता है, मैंने नीचे टेबल की फॉर्म में दिया हुआ है। कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं बायोम के। Biome are very different from one another in terms of climatic conditions, temperature, precipitation, soil conditions, fertility, nutrient richness and vegetation. So ये जितने भी पॉइंट्स मैंने अंडरलाइन करे हैं ये टेबल की फॉर्म में मैंने ईजिली डिवाइड कर दिया। बुक में आपका बहुत सारा कंटेंट दिया हुआ है, आप उससे पढ़ेंगे तो याद नहीं रह पाएगा, ठीक है। यही पॉइंट्स आपको जो अंडरलाइन किए हैं यही आपको ध्यान रखने हैं। क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी है, रेनफॉल कैसी होती है, प्लांट्स और एनिमल्स कौन से पाए जाते हैं। बायोम्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द एरिया विच दे आर प्रेजेंट, टेरेस्ट्रियल बायोम्स एंड एक्वेटिक बायोम्स। टेरेस्ट्रियल जो कि हमारे लैंड पे पाए जाते हैं, उनके एग्जांपल्स हैं टुंड्रा, टाइगा, ग्रासलैंड बायोम, सवानाज, डेजर्ट्स एंड फॉरेस्ट।
एक्वेटिक के आपके हैं जैसे लेक्स हो गए, रिवर्स हो गए, ओशियंस हो गए। अब क्वेश्चन था आपका इम्पोर्टेंस ऑफ बायोम्स। इम्पोर्टेंस क्या है बायोम्स की? ये क्लाइमेटिक रेगुलेशंस में काफ़ी रोल प्ले करते हैं, हैबिटेट होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का घर होते हैं, एयर एंड वाटर प्योरिफिकेशन में काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इनमें जो वेजिटेशन पाया जाता है वो CO2 का एब्जॉर्प्शन और ऑक्सीजन के रिलीज में काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है। जैसे कि आपने अमेजन रेन फॉरेस्ट के बारे में सुना होगा, इनको बोला जाता है लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये लंग्स है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे लिए ऑक्सीजन का बहुत अच्छा सोर्स है। ठीक है, सो एयर एंड वाटर प्योरिफिकेशन में रोल है, रिसोर्स प्रोविजन में हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। सो ये सारे क्या है बायोम के इम्पोर्टेंस हैं। अब आपको जो ये टेबल दिख रही है, ये मैंने सारे जो बायोम हैं इनकी 5 ये जो 4 कंडीशन हैं ये आपको तैयार करके जानी है। सारी कंडीशन आपको अगर माइंड में रहें तो अच्छा है, क्योंकि कोई भी अगर एक आए तो आप लिख सकते हैं। जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गए, उनमें टेम्परेचर हॉट ह्यूमिड होता है, लेकिन रेनफॉल भी क्या होती है बहुत हाई। वेजिटेशन डेंस पाया जाता है, एनिमल है मंकी, बर्ड, इंसेक्ट्स। बायोडाइवर्सिटी हाई होती है, रैपिड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होगी, लेकिन सॉइल हमारी क्या है पुअर, इंपॉर्टेंट है। रेगुलेट क्लाइमेट, कार्बन सिंक की तरह काम करता है, मेडिसिनल प्लांट्स भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका टेम्परेट फॉरेस्ट। टेम्परेट फॉरेस्ट में मॉडरेट होता है टेम्परेचर, 4 सीजन्स पाए जाते हैं, डेसिडियस वेजिटेशन का टाइप है। डियर फॉक्सेस आर द एनिमल्स, फाइंड फर्टाइल सॉइल है, मॉडरेट बायोडाइवर्सिटी है, टिम्बर का सोर्स सबसे ज़्यादा होता है, ये इंपॉर्टेंट है। लीफ फॉल ऑन सीजनल लीफ फॉल एंड रिचेस सॉइल, टाइगा बोरेल फॉरेस्ट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, सो ये सारी जो कंडीशंस है ना ये आप जो है रट लीजिएगा, क्योंकि रट के ही आप जो है एग्जाम में इनको लिख पाएंगे। समझने का इनका ऐसा कुछ नहीं है। अब इसमें हम समझ नहीं सकते ना कि टाइगा का कोल्ड वेदर है तो क्यों है। ये चीज़ ऐसी है जो आपको थोड़ा माइंड में रखनी ही पड़ेगी। सो मैंने यहाँ पर ये दिखा दिया, यू कैन सी दीज नोट्स और आप याद कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो और आपके लिए हेल्पफुल है, प्लीज़ लाइक दिस। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 17th क्वेश्चन में हमें ये बताना है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन। हमें ये बताना है थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन कैसे होता है। पहले तो देखते हैं थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है। इन लेक्स रेफर्स टू लेयरिंग ऑफ वाटर ड्यू टू डिफरेंसेस इन टेम्परेचर डेंसिटी यूजुअली अकरिंग डीप इन लेक्स ड्यूरिंग समर्स। तो ये समर्स में होता है। टेम्परेचर और डेंसिटी के बेसिस में क्या बन जाती हैं, लेयर्स बन जाती हैं। जैसे वाटर की लेयर है ना, टेम्परेचर के बेसिस में इनका सेपरेशन हो गया। अब लेक सेपरेट्स इनटू 3 लेयर्स। अब इसमें 3 लेयर में सेपरेट हो जाती है लेक हमारी। कौन कौन सी? एपिलिम्नियन, थर्मोक्लाइन जिसको मेटाक्लाइन भी बोलते हैं, मेटालिम्नियन भी बोलते हैं, एंड लास्ट इज हाइपोलिम्नियन। सो ये 3 लेयर हैं, तीनों लेयर आपको ध्यान रखनी है। एपिलिम्नियन में क्या होता है, वार्म टेम्परेचर होगा, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन रिच होगी ये। मिडिल वाली में आपका मिडिल कंडीशन ही होंगी, जैसे रैपिड टेम्परेचर ड्रॉप होगा एकदम से तेज़ी से टेम्परेचर। हाइपोलिम्नियन में कोल्ड कंडीशंस और न्यूट्रिएंट रिच होगी। सो ये ध्यान रखना, जो ऊपर वाली जो लेयर है वो हमारी किससे रिच है, वो हमारी ऑक्सीजन रिच है। बट जो लास्ट वाली जो लेयर है बॉटम वाली वो हमारी कैसी है, न्यूट्रिएंट रिच है। So, ये जो पॉइंट है ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट, स्ट्रेटिफिकेशन अफेक्ट करेगा हमारा ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन, नाइट्रोजन साइक्लिंग और सीजनल टर्नओवर भी इसमें इफेक्ट कर सकता है। सो ये क्वेश्चन इस पे बेस्ड था। नेक्स्ट इज व्हाई द कोरल रीफ्स कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मरीन इकोसिस्टम। कोरल रीफ से रिलेटेड है क्वेश्चन, देखते हैं। कोरल रीफ्स आर कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मरीन इकोसिस्टम बिकॉज दे आर हाईली डाइवर्स एंड प्रोडक्टिव हैबिटेट्स। दे प्रोवाइड शेल्टर, फूड, breeding grounds for 1000 marine species, supporting rich biodiversity। ये इसलिए हमारे क्या है, इंपॉर्टेंट है। कोरल रीफ्स ऑल्सो प्रोटेक्ट कोस्टलाइन फ्रॉम द erosion by buffering waves action, help in nutrient cycling, contribute to livelihood of human through fisheries, tourism, resources like coral, medicinal compound। सो ये सारी चीज़ें हमें क्या है, कोरल रीफ प्रोवाइड करती हैं, इसलिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। एडिशनल जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रोल है इनका वो क्या है, ये रोल प्ले करती हैं इन कार्बन एंड कैल्शियम की साइक्लिंग में। क्योंकि आपका इनका जो शेल फॉर्मेशन होता है ना, जो कोरल रीफ्स का जो शेल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, यानी कि इनका जो सेल फॉर्मेशन होता है वो CO3 में
CaCO3 से बना होता है, और इनके रहने के लिए जो कंडीशन होती है वो वार्म वाटर होनी चाहिए, ये वार्म वाटर में ही पाई जाती हैं। ठीक है, सो ये कुछ इसकी इम्पॉर्टेंट फीचर्स थी, कैसे इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे बता दिया। आई होप आपको ये जो क्वेश्चंस हैं वो समझ में आ गए होंगे। दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। ब्लॉक 1 आपका ख़त्म होता है, ब्लॉक 2 आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर द वीडियो विद समवन जिनको ये वीडियो हेल्पफुल रहे, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।